किसी प्राइम मूवर से जब आप उसको रोटेट कराते हैं तो रोटेशन के कारण में उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दैट इज उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो मेन ईएमएफ है। और मोटर के केस में सिमिलरली क्या है, मोटर के केस में जब आप उसको इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण उसके आर्मेचर में करंट आता है, और जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगने के कारण वो समवेयर रोटेट करता है। तो रोटेशन के कारण अगेन उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसको बैक ईएमएफ कहा जाता है। तो दोनों ही ईएमएफ, जनरेटर के केस हो चाहे मोटर के केस हो, दोनों ही रोटेशन के कारण, लेकिन रोटेशन का रीजन जो है जनरेटर और मोटर में अलग अलग है। जनरेटर में हम प्राइम मूवर से उसको रोटेट कर रहे हैं, मतलब इनपुट उसको मैकेनिकल दे रहे हैं, और मोटर के केस में हम उसको कुछ इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं जो कि उस पे, जिससे उसमें करंट ड्राइव हो रहा है और करंट के कारण उस पर टॉर्क लग रहा है और टॉर्क के कारण वो रोटेट कर रहा है। तो जनरेटर के केस में वो मैकेनिकल एनर्जी से रोटेट किया कराया जा रहा है, और मोटर के केस में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू रोटेट हो रहा है। बस यही डिफरेंस है, बट अल्टीमेटली रोटेशन के कारण ही वो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो उस ईएमएफ को हमने डिराइव कर दिया है यहाँ पे, ये हम कल डिराइव करके लाए थे यहाँ पे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है डिराइवेशन वो है टॉर्क इक्वेशन। ये टॉर्क इक्वेशन, अब टॉर्क इक्वेशन में, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, ये इस ईएमएफ इक्वेशन में से और टॉर्क इक्वेशन में से एक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है, कोई एक, एनीवन। तो ये ध्यान रखिएगा इन 5 मार्क्स। डेरिवेशन आती है। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ईएमसी मशीन और डिराइव द टॉर्क इक्वेशन ऑफ ईएमसी मशीन। ठीक है, मार्क्स में 5, ओके। इधर ईएमएफ और इधर टॉर्क। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे बैक ईएमएफ डीसी मशीन को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है, ट्रांसफार्मर नो लोड से फुल लोड तक आप, मतलब ट्रांसफार्मर को जब आप नो लोड से फुल लोड तक लेके जाते हैं तो आपको मैंने पढ़ाया भी था कि उसमें फ्लक्स कैसे कांस्टेंट रखता है, हाउ ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो भी मैंने क्लास में डिस्कस किया। तो ये क्लास के बाहर नहीं जाएंगी चीजें, मैं स्टिल बता रहा हूँ, बट जो क्लास में डिस्कस किया वो आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए कि यहाँ पे टॉर्क इक्वेशन में देखिए कि मोटर में जब आप डीसी सप्लाई देते हैं, यहाँ पे जब एक डीसी सप्लाई आप मोटर के केस में यहाँ पे देते हैं तो मोटर में एक करंट ड्राइव होता है, और करंट में जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है तो उस पर टॉर्क लगता है। अब हमें निकालना है कि वो टॉर्क की वैल्यू क्या है, किस वैल्यू का टॉर्क लगता है। तो अब एलिमेंट्री नॉलेज को हम अपना इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे मोटर का बेसिक नॉलेज है उसको इस्तेमाल करेंगे। मोटर इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, मैंने आपको मोटर इक्वेशन पढ़ाया था। यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ जगह कहाँ पढ़ाया था आपको, कि मोटर में जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो खर्च कहाँ कहाँ होता है। यहाँ दिखाया था मैंने आपको, मोटर इक्वेशन याद कीजिए। तो जो अप्लाइड वोल्टेज होता है मोटर में खर्च कहाँ कहाँ होता है, एक तो बैक ईएमएफ को इनकाउंटर करने में, और एक आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको काउंटर करने में। तो जो अप्लाइड वोल्टेज होता है दैट इज इक्वल टू बैक ईएमएफ ईबी, और प्लस अगर आर्मेचर में करंट आईए है और आर्मेचर का रेसिस्टेंस आरए है तो जो ड्रॉप होगा आईए आरए वो आईए आरए। तो ये दो जगहों पे अप्लाइड वोल्टेज खर्च होता है। इस इक्वेशन को मोटर इक्वेशन याद रखिएगा, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मोटर इक्वेशन। अच्छा, जनरेटर इक्वेशन की बात करें तो जनरेटर इक्वेशन क्या होगा। जनरेटर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो जनरेटर इक्वेशन जैसे मोटर इक्वेशन हमने लिखा है, हम जनरेटर इक्वेशन भी लिख सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है वो ई प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो ई इंड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज जो मिल रहा है उस वी की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं V इक्वल टू लिखना चाहूँ, टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू लिखना चाहूँ तो क्या लिखिएगा, E माइनस बैक ईएमएफ, E माइनस, इसमें जनरेटर अच्छा हाँ जनरेटर की बात, अगर इसमें आर्मेचर करंट IA है और आर्मेचर का रेसिस्टेंस RA है तो इस आर्मेचर में कितना ड्रॉप होगा, इस आर्मेचर वाइंडिंग में IARA। तो मैं लिख देता हूँ E माइनस IA RA, मतलब जितना भी वोल्टेज यहाँ इस आर्मेचर में जनरेट होगा उसमें से आर्मेचर के रेसिस्टेंस में जितना ड्रॉप हो जाएगा वही ना टर्मिनल वोल्टेज यहाँ मिलेगा। यस सर। अगर मैं कहूँ कि कुछ वोल्टेज इस ब्रश पे भी ड्रॉप हो गया, क्योंकि ब्रश जहाँ कांटेक्ट करेगा वहां भी अपना कुछ रेसिस्टेंस होगा कांटेक्ट का, तो वहां अगर कुछ ड्रॉप हो गया तो और क्या यहाँ ऐड करना चाहे ठीक रहेगा, माइनस आई माइनस वी और माइनस वी लिख दें, वी प्लस वी बी आर लिख दें। सर ऐसे तो समझ बहुत जाइए, कुछ होता तो है। जो टर्मिनल वोल्टेज वी यहाँ होगा वो ई
माइनस IARA माइनस VVR, मतलब ब्रश में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये इस इक्वेशन को हम बोलते हैं जनरेटर इक्वेशन। इसमें कोई रटने की चीज नहीं है, तो देख के मैंने बनाया है। और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं मोटर इक्वेशन। मोटर में क्या होता है कि जो आप वोल्टेज दे रहे हैं वो खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है, तो वो खर्च हो रहा है बैक ईएमएफ को इनकाउंटर करने में, एक तो इस बैक ईएमएफ को इनकाउंटर करने में, और दूसरा आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है IR है उसमें। और अगर इस ब्रश में भी कुछ ड्रॉप हो रहा है तो आप इसको भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं, बट अगर नहीं हो रहा तो जरूरी नहीं, ऐसा कुछ इशू नहीं। तो अब इस मोटर इक्वेशन का आगे इस्तेमाल करेंगे, टॉर्क इक्वेशन बनाने में यही मोटर इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, ज्यादा इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया मोटर इक्वेशन, V इक्वल टू EB प्लस IARA। जो वोल्टेज हम यहाँ V दे रहे हैं वो खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है, इस EB में बैक ईएमएफ को इनकाउंटर करने में, और जो इस आर्मेचर में IARA ड्रॉप हो रहा है, इस आर्मेचर वाइंडिंग में जो ड्रॉप हो रहा है IARA, उसको इनकाउंटर करने में खर्च हो रहा है। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे कि अगर यहाँ से अगर हम ये कहें कि इस मोटर को इफेक्टिवली वोल्टेज मिल कितना रहा है, अगर मैं कहूं कि क्या इनपुट पावर इस मोटर को VIA है, अगर V वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हैं और IA करंट ड्राइव कर रहा है, तो क्या इनपुट पावर ये VIA है, इफेक्टिव इनपुट पावर? यस सर, इनपुट VIA ही होगा सर। अच्छा, इनपुट VIA है, या इस IARA तो ड्रॉप हो जा रहा है आर्मेचर में। अगर आर्मेचर का रेसिस्टेंस RA है और आर्मेचर में करंट जो है वो IA है, तो आर्मेचर में कितना ड्रॉप हो रहा है? IARA तो V में से कितना खर्चा हो जा रहा है? IARA। तो अब जो वोल्टेज बचा V में से खर्च तो हो गया IARA, तो V में से IARA जाने के बाद जो अब रिमाइंडर वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज बचेगा, वही वोल्टेज ना जनरेटर मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो V तो वोल्टेज हमने अप्लाई किया, लेकिन IARA तो उसमें से खर्च हो गया, ड्रॉप हो गया, तो बचा कितना वोल्टेज, तो V माइनस IARA। तो V माइनस IARA ही ना मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। हाँ Yes, सर, sir. सही बात होगा। यस सर। बेसिकली क्या करता है मोटर, करता है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट। तो ठीक है, तुमने इलेक्ट्रिकल दिया कितना उसको, तो तुमने इलेक्ट्रिकल दिया V वोल्टेज उसको दिया। ठीक है जी, V वोल्टेज दे दिया, लेकिन V में से IARA तो ड्रॉप हो गया आर्मेचर के रेसिस्टेंस के कारण, तो बचा कितना, V माइनस IARA। तो जो वोल्टेज बच गया वही वोल्टेज ना इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में बदलेगा। Yes, sir. बाकी तो वाइंडिंग में ही खर्च हो गया, वाइंडिंग ने उसको खर्च दिया, तो जो बचा अब वही ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में बदलेगी। तो जो बचा हुआ वोल्टेज क्या है, वो V माइनस IARA। अच्छा, इस मोटर इक्वेशन में अगर V में से IARA कर दोगे तो क्या बचेगा इस मोटर इक्वेशन में? Sir, effective voltage बचेगा। EB बचेगा, मतलब EB कहीं ना कहीं EB अमाउंट का वोल्टेज ही, EB वैल्यू का वोल्टेज ही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल से किस में बदलेगा, क्योंकि V में से IARA घटा रहे हैं तो बच क्या वोल्टेज रहा है, वो बच रहा है EB। तो कहीं ना कहीं EB अमाउंट का वोल्टेज ही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल को किस में बदलने के लिए, मैकेनिकल में। मैकेनिकल। अब मैं पूछूं कि मुझे बताओ कि इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर कितना है, तो इनपुट इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अब बचा कितना, IARA घटा EB। और अगर पावर की बात करें तो P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। यस सर। Yes, sir. EB इनटू और करंट कितना IA है, IA. इसका मतलब EB IA ही वो इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर है जो कि मैकेनिकल आउटपुट पावर में बदलेगा। डू यू बिलीव दिस? Yes, sir. क्योंकि पावर होता है VI, तो V हमने अप्लाई जो किया वो तो V नहीं है, उसमें तो उसका खर्चा हो गया। अब खर्च कितना हुआ, तो V में से खर्च हो गया IARA, तो बचा कितना, V का कितना अमाउंट बचा, तो EB ही बचा केवल। तो इनपुट पावर क्या हो जाएगा, EBIA होगा ना, VIA तो नहीं होगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये जो इनपुट पावर है EBIA, EB को मैंने E लिख दिया है, बार बार EB क्या लिखो, EIA, यही कहीं ना कहीं मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। VIA कन्वर्ट होगा क्या, No, ये sir. ध्यान रखना। अच्छा, इनपुट इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट
ही किस में बदलेगा मैकेनिकल पावर आउटपुट में, तो मैंने लिख दिया कि इलेक्ट्रिक पावर इनपुट जो है वो EI है, तो उसके बराबर जो मैकेनिकल पावर आउटपुट है वो क्या होगा। मैकेनिकल पावर आउटपुट क्या होता है, अगर पावर को तुम लिखो तो पावर क्या होता है, मैंने देखो यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिखाया, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, यस सर, यस सर, यस सर, वर्क टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। यस सर, यस सर, अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी लिख सकते हैं। यस यस सर, F इंटू वी होगा, Yes, sir. S बाई टी तो वेलोसिटी हो गया, F Yes, इंटू वी sir. हो गया। अच्छा, ये तो हो गया लीनियर मोशन में। अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो F के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, टॉर्क होता है। लीनियर वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। Yes, sir. इसका मतलब अगर रोटेशन में हम बात करें तो P को हम FV नहीं बोल के क्या बोलेंगे, टाउ ओमेगा बोलेंगे, टॉर्क ओमेगा Yes, sir. बोलेंगे ना, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर इनपुट इलेक्ट्रिक पावर हमारा EIA था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने मान लिया कि आउटपुट मैकेनिकल पावर जो प्रोड्यूस हुआ है वो कितना प्रोड्यूस हुआ है, रोटेशन में मैं कितना बोलूंगा उसको, टाउ ओमेगा, ओमेगा बोल दिया हमने, कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा मैकेनिकल पावर जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक पावर इनपुट जो मैकेनिकल पावर को जनरेट कर रहा है वो है टाउ ओमेगा। अब हमें निकालना क्या, टॉर्क इक्वेशन ही नहीं निकालना था, निकालना क्या था, टॉर्क इक्वेशन ही तो निकालना था। Yes, sir. अच्छा, तो हमें ये टॉर्क निकालना है, ये टाउ निकालना है। तो अगर EIA इक्वल टू टाउ ओमेगा है तो टाउ की वैल्यू कितनी होगी, EIA बाय ओमेगा। अच्छा, ओमेगा को हम 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, इसमें तो कोई नई बात है नहीं, ये तो आप sir. लिखते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं, तो Yes, इसमें sir. कुछ लिख दिया। करने की जरूरत नहीं। तो मैंने ओमेगा को लिख दिया 2 पाई न्यू। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं कहूं कि n जो है स्पीड इन RPM है, n क्या है, स्पीड इन RPM, RPM, तो न्यू की वैल्यू कितनी होगी, न्यू है न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ही तो होता है, Yes, sir. मतलब नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम, यही तो होता है। N/60, तो अगर n RPM है तो इसका मतलब क्या है कि आपको यूनिट टाइम में रोटेशन अगर निकालना है, फ्रीक्वेंसी अगर उसकी निकालनी है, न्यू निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम, तो इसका मतलब है कि 60 सेकेंड में अगर divide n करना। रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, N/60. N/60, n/60। तो न्यू की वैल्यू कितनी है, न्यू की वैल्यू कितनी है, N/60, N/60. न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर n RPM स्पीड है तो न्यू हमारा n/60 हो जाएगा, तो न्यू की जगह हम n/60 डाल सकते हैं यहाँ Yes, sir. इस रिलेशन। तो हम टॉर्क इक्वल टू लिख सकते हैं E इंटू IA इंटू 2 पाई और न्यू के जगह n/60 डाल दिया, कोई परेशानी है क्या इसमें, नहीं, तो इसी को हम लिख सकते हैं n/60 को आप जब डिवाइड कीजिएगा तो 60 ऊपर चला जाएगा और 2 से जब उसको डिवाइड किया तो 30 हो जाएगा, वो जब पाई से उसको और डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा निकल के 9.55, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप चेक कर लीजिएगा। n/60 को जब आप रिजॉल्व कीजिएगा 2 पाई के साथ तो अल्टीमेटली जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी वो 9.55 आएगी, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद क्या बचा, EIA को एज इट इज EI लिख दिया, और ये बचेगा क्या, न्यूमरेटर में बचेगा क्या, ये देखिए EIA को एज इट EIA मैंने लिख दिया है, और जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको रिजॉल्व कर लीजिए, 2 को पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 को पाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पाई कितना होता है, 3.14 होता है ना, तो 2 को अगर पाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6.28 Yes, sir. होगा। अच्छा, 6.28 को डिवाइड कर दीजिए आप 60 से, और जो भी रिजल्टेंट आता है उसको फिर ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइड करके 1 में डिवाइड कीजिएगा, वो आ जाएगा 9.55। तो बाकी जो आपको वेरिएबल बचेंगे वो क्या बचेंगे, EIA और नीचे n बचेगा, ये वाला टर्म बच जाएगा, और इधर 9.5, मतलब इसी चीज को मैंने लिख दिया 9.55 EIA बाई, में कोई ऐसा मैथमेटिक्स नहीं, क्लियर है। अच्छा, ये तो हमारा टॉर्क निकल गया। अच्छा, इसमें E की वैल्यू तो हमने पहले ही डिराइव की थी कल, याद है, Yes, sir. जो डिराइव किया था मैंने, yes, E की वैल्यू जो Yes, हमने sir. EMF इक्वेशन में डिराइव की थी वो डिराइव की थी NP5Z/60 किया था। yes, sir, अच्छा, तो यही मैंने लिख दिया है। तो इसमें यहाँ E की वैल्यू NP5Z/60 डाला जा सकता है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ EMF की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए NP5Z/60। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 9.55 पहले लिख दिया, E के जगह कितना लिख दिया, NP5Z/60 के बाद उसके बाद क्या बचा, IA/n, तो IA/n यहाँ लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या किया, n को
इस n से कैंसिल कर दिया और सिंपली 69.55 में 60 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 0.159। उसके बाद ऊपर क्या बचा, तो P5, ये P5, उसके बाद Z I A और नीचे A बच गया, ये वाला A बच गया, इसको लिख दिया। यही है टॉर्क इक्वेशन। कुछ था इसमें क्या? सर हम बैक ईएमएफ को ऐसे लिख सकते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज माइनस I R1 वाला। हाँ वही तो लिखा है, तुम लिख क्या सकते हैं, लिखे ही है, देखो यार V माइनस नहीं, आई आ रही है, बैक ईएमएफ है। नीचे जो हमने वैल्यू डाल जैसे हमने वैल्यू डाल दी ना सर बैक ईएमएफ की, उसकी जगह पे कहाँ पे है यहाँ ई की यहाँ जगह सर। यस सर, यहाँ यस सर। हाँ तुम यहाँ पे डालोगे तो एक जगह तो तुम इसको प्लेस करके इसी इक्वेशन से तो ला रहे हो ना, ऊपर तो तुम इसी चीज को जब फिर यही दोबारा डाल दोगे तो ऊपर वाला ही टर्म, ये बात तो वही हो जाएगी ना। तुम ऊपर तो एक जगह यही इक्वेशन से तो ला रहे हो ना, ये रिजल्ट इसी इक्वेशन से तो लेके आए हो, इसी से लेके आए हो ना, इसी का तो आउटकम है ये तुमने V माइनस आई आर ए इक्वल टू ईबी होता है, तो इसी से तो तुम कहीं ना कहीं लेके आ रहे हो इस वैल्यू को। जी सर ठीक है। ठीक है ना, वो तो तुम उसी से रिजल्ट ही उसी से डिराइव कर रहे हो, तो फिर उसको क्यों डालोगे? तो तुम्हारा ओरिजिन ही वही है। तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीज तो है ही नहीं। सिंपली क्या करना था आपको, डिराइव करना था टॉर्क इक्वेशन। तो टॉर्क इक्वेशन के लिए हमने क्या किया है, सिंपली हमने कहा कि टॉर्क इक्वेशन निकालना है। तो टॉर्क इक्वेशन में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर ही आउटपुट मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करेगा। तो हम इसको इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर दे कितना रहे, तो सबसे पहले हम अगर उसको सप्लाई वोल्टेज V दे रहे हैं तो क्या उसका इनपुट पावर VIA है? नो नहीं। नो सर। जो चूंकि इनपुट वोल्टेज मिल रहा है वो कहीं ना कहीं V जो है वो खर्च हो जा रहा है आर्मेचर में, आर्मेचर के रेसिस्टेंस में IARA ड्रॉप हो जा रहा है। तो V में से IARA जब आप माइनस करते हैं तो वोल्टेज बचता कितना है आपके पास? तो यहाँ देख लीजिए, V में से IARA को माइनस करके देख लीजिए, जो वोल्टेज बचता है वो EB बचता है। तो हम मान लेते हैं कि जो वोल्टेज बच रहा है वो EB बच रहा है। तो इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज उसको मिल कितना रहा है, EB, और करंट मिल रहा है IA। तो इनपुट पावर कितना हो गया, इफेक्टिव इनपुट पावर, इनपुट इलेक्ट्रिक पावर उसका हो गया EBIA। तो यही EBIA ना, जो इलेक्ट्रिक पावर दिएगा वही तो मैकेनिकल में बदलेगा। तो जो इनपुट इलेक्ट्रिक पावर है वही आउटपुट मैकेनिकल पावर में बदलेगा। तो आउटपुट मैकेनिकल पावर क्या होता है, यहाँ हमने देखा कि था कि मैकेनिकल पावर होता है टॉर्क ओमेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया टॉर्क ओमेगा। अब यहाँ से टॉर्क निकाल दिया, टॉर्क क्या हो जाएगा, EIA बाई ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा को मैंने लिख दिया 2 पाई न्यू। और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन जो है उसका n RPM है, n रोटेशन पर मिनट है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, अगर वो सर आवाज 60 सेकेंड में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। 60 Yes, सेकेंड sir, में आ रही 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, एक सेकेंड में n/60 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/60 हो जाएगी। तो यहाँ पे n/60 डाल दिया। जब इसको न्यूमेरिकली रिजॉल्व कीजिएगा, पाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा और 60 से डिवाइड कीजिएगा तो 9.55 आ जाएगा। बाकी वैल्यू को एज इट इज लिख दिया, यहाँ EIA था, इसको EIA लिख दिया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ n बचा, यहाँ मैंने n लिख दिया। अब कुछ नहीं किया इसमें EMF की वैल्यू जो पहले से डिराइव की थी, E की वैल्यू NP5Z/60 है, यहाँ E में NP5Z/60 रख दिया, यहाँ लिख दिया। ये टॉर्क इक्वेशन में तो कुछ करना ही नहीं था। मतलब इस वाले में EMF इक्वेशन तो फिर भी कुछ करना था, इसमें तो डायरेक्ट सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी VIA नहीं होता है, वो EIA होता है। V में से IARA ड्रॉप करने के बाद जो वोल्टेज बचता है वो इफेक्टिव वोल्टेज अप्लाइड होता है। तो इफेक्टिव पावर क्या हो जाएगा, EIA हो जाएगा। वो टॉर्क होता है टाउ ओमेगा, वहां से टॉर्क निकाल लीजिए, वहां पे ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू लिख दीजिए। अगर n RPM है तो न्यू की वैल्यू n/60 है, वहां n/60 लिख दीजिए और E की वैल्यू वहां प्लेस कर दीजिए, बात खत्म हो गई। और कुछ है ही नहीं उसमें, डेरिवेशन जैसा कोई इतना बड़ा चीज भी नहीं। और ये आपसे दोनों EMF इक्वेशन या टॉर्क इक्वेशन में से कोई एक जो है वो 5 नंबर में पूछ लिया जाए। क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? नो सर। बताइए, इतना बड़ा बात तो है नहीं इसमें। अच्छा चलिए, अब एक चीज जो एक टॉपिक और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग ऑफ DC मशीन। DC मशीन को जैसे हमने ट्रांसफार्मर की मॉडलिंग की थी ना, इक्विवेलेंट सर्किट में उसको की मॉडलिंग की थी हमने, वाइंडिंग की मॉडलिंग की थी, उसके कोर को मैथमेटिकली मॉडल किया था, उसी तरीके से कहीं ना कहीं मशीन की भी मॉडलिंग करनी है हमें। तो मशीन को मॉडल कैसे करेंगे वो आप लोगों से भी पूछूंगा मैं, कि आर्मेचर को, ये जो आर्मेचर होता है ना, देखिए ये वाला जो आर्मेचर है उसको सिंबल के तौर पे ऐसे लिखते हैं, ये एक गोला बना देते हैं। और आर्मेचर के साथ क्या जुड़ा होता है, आर्मेचर के साथ स्प्लिट रिंग जुड़ा होता है। स्प्लिट रिंग हम नहीं दिखाते नॉर्मली,
एक ब्रश दिखा देते हैं और उसके साथ क्या जुड़ा होता है, ब्रश जुड़ा होता है। तो हम यहाँ पे इस पूरे आर्मेचर को हम एक सर्किल से दिखा देते हैं। देखिए आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये पूरा जो आर्मेचर है, सिंबल में हम इस आर्मेचर को सर्किल से दिखाते हैं। ये सर्किल से दिखा दिया आर्मेचर को, और आर्मेचर के साथ क्या लगा है, स्प्लिट रिंग लगा और ब्रश लगा है। तो स्प्लिट रिंग को हम नॉर्मली नहीं दिखाते हैं सिंबल में, केवल ब्रश दिखाया जाता है। तो यहाँ आर्मेचर के साथ ही ब्रश लगा दिया, एक ब्रश यहाँ। सर ये और जो एक ब्रश आपने प्लस माइनस लगाया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हाँ बिल्कुल, ये इसी से तो सप्लाई पता चल रहा है ना कि पॉजिटिव की इसी से तो टॉर्क का डायरेक्शन प्रेडिक्ट होगा। हाँ इंपॉर्टेंट है, तभी तो प्लस माइनस किया है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बताने का मेरा मकसद था कि आर्मेचर को हम किससे दिखाते हैं, एक सर्किल से, और सर्किल के साथ क्या लगा होता है दोनों एंड पे, ब्रश ब्रश लगा होता है। इसको हम बोलते हैं सिंबल ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर का सिंबल है। जहां भी ऐसे सर्किल बना होगा, ये इस तरीके से, जहां भी इस तरीके से सर्किल बना होगा और सर्किल के साथ दो ब्रशेज जहाँ पे लगे होंगे, वो आर्मेचर है आपका, समझ जाइए बाय डिफॉल्ट आर्मेचर होगी सिंबल। अब मुझे बताइए कि मैं इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग करने जा रहा हूँ डीसी जनरेटर की इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग करने जा रहा हूँ। अब डीसी जनरेटर की इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग कैसे करूँ? जो डीसी जनरेटर सपोज कीजिए कि क्या प्रोड्यूस करता है, अल्टीमेट उसका आउटकम क्या, करंट, वोल्टेज करंट जो भी कर लीजिए, अल्टीमेटली जो आउटकम लेते हैं वो ईएमएफ लेते हैं, फिर लोड लगाते हैं तो करंट भी आता है। तो अगर मैं कहूं कि जनरेटर की इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग करनी है मुझे किसी चीज से, तो जनरेटर को किससे दिखाओगे, रेसिस्टर से, इंडक्टर से, हीटर से, या बैटरी से? बैटरी से बाय डिफॉल्ट तुम्हारा बैटरी से दिखाएंगे। हाँ सर, आपको चूंकि जनरेटर क्या करता है, जनरेटर एक डीसी वोल्टेज, डीसी जनरेटर क्या करता है, आपको एक डीसी वोल्टेज देता है, और बैटरी भी क्या करता है, एक डीसी वोल्टेज देता है। तो हम जनरेटर को अगर इलेक्ट्रिकली दिखाएं तो हमारे पास कौन सा इक्विपमेंट होना चाहिए, बैटरी, ये बैटरी, ठीक है ठीक है। तो एक तो पहले बैटरी ले लिया, चलो बैटरी दिखा दिया। अच्छा, ईएमएफ किस में प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ जिसमें जनरेट होता है किस वाइंडिंग में जनरेट होता है, फील्ड वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग, कहाँ जनरेट होता है? आर्मेचर वाइंडिंग। कहीं ना कहीं आर्मेचर वाइंडिंग में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो एक डीसी ईएमएफ होता है। मतलब कम्यूटेटर के बाद की बात कर रहे हैं, कम्यूटेटर जब लग जाता है तो उसके बाद आउटकम वो डीसी के फॉर्म में ही होता है। तो आर्मेचर में जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम डीसी वोल्टेज मान रहे हैं, और डीसी वोल्टेज को हम मॉडल करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो आर्मेचर मॉडल हो गया। आर्मेचर में जो भी वोल्टेज था उसको हमने किससे दिखा दिया, ई से, बैटरी से, बैटरी का ईएमएफ है, ठीक है। तो आर्मेचर में जो वोल्टेज था वो उसकी मॉडलिंग तो हमने कर ली, उसको तो इलेक्ट्रिकली मॉडल कर लिया बैटरी के थ्रू, कर लिया। यस सर। अब क्या करना है, आर्मेचर का रेसिस्टेंस भी तो लोगे, आर्मेचर का रेसिस्टेंस लोगे ना भाई। अच्छा, आर्मेचर का रेसिस्टेंस क्या करता है, अब आर्मेचर का रेसिस्टेंस क्या करता है, अब यहाँ पे ध्यान, अगर यहाँ पे वोल्टेज ई जनरेट हो रहा है और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज वी है, तो वी की वैल्यू क्या होगी, वी इक्वल टू ईजी, ईजी का मतलब ई यही है जी, जनरेटेड ईएम, ईजी का मतलब होता है जनरेटेड ईएम। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ईजी और माइनस आईआर, जो भी आर्मेचर का रेसिस्टेंस है, जो भी आर्मेचर का रेसिस्टेंस है उसमें आर्मेचर करंट से अगर मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसमें करंट आईए है तो इसमें ड्रॉप कितना होगा, आईआर ड्रॉप हो जाएगा। तो जनरेट हुआ ईजी और ड्रॉप हो गया आईआर है, तो मिलेगा कितना है यहाँ पे, वी इक्वल टू ईजी माइनस आईआर। तो अब यहाँ पे ईजी को तो हमने यहाँ पे बैटरी से दिखा लिया, ये वाला बैटरी जो था वो ईजी को दिखा लिया। तो अब मान लो इस बैटरी से करंट सप्लाई हो रहा है आईए, तो आर्मेचर का रेसिस्टेंस हमने यहाँ दिखा दिया, देखो यहाँ पे आर्मेचर का रेसिस्टेंस हमने यहाँ दिखा दिया। तो ये आर्मेचर रेसिस्टेंस हो गया। ये पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस गोले को। अगर गोले की बात करें तो इसमें क्या क्या है बताओ, गोले में क्या क्या है, दो चीजें हैं गोले में, दो चीजें हैं, एक तो रेजिस्टेंस है और एक जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो है। यहाँ देखो, यहाँ आर्मेचर में क्या क्या चीजें हैं, आर्मेचर में एक तो वोल्टेज जनरेट हो रहा और एक आर्मेचर में अपने रेसिस्टेंस के कारण एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा, दो ही चीज हो रहा है ना। यस सर। यस सर, यस सर। ये दोनों चीजें हम यहाँ इलेक्ट्रिकली दिखा रहे हैं। एक तो वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज, सपोज करो कि यहाँ पे आर्मेचर में 100 वोल्ट जनरेट हो रहा है, मैंने यहाँ 100 वोल्ट की बैटरी दिखा। अब उसके बाद आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा आईआर है, तो आर्मेचर का रेसिस्टेंस मैंने यहाँ दिखा दिया।
लो, तो आर्मेचर का वोल्टेज भी दिखा दिया, आर्मेचर का रेसिस्टेंस भी दिखा दिया। जब इससे बैटरी से आईए करंट जाएगा तो यहाँ ड्रॉप कितना होगा, IR आईए आ रहे, तो यहाँ पे ये अगर यहाँ पे लोड लगा, यहाँ देखो यहाँ पे लोड लगा है, तो इस लोड को वोल्टेज कितना मिलेगा, अगर जनरेट ई हुआ था और इसमें से आई आर ए ड्रॉप हो गया तो इसको वोल्टेज कितना मिलेगा, ई माइनस। आई और अगर मैं कहूं कि यहाँ ब्रश पे भी थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप हो गया है, तब इसको कितना वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे, ई माइनस अगर ब्रश पे भी थोड़ा माइनस वीबी, माइनस वीबी, यस सर, माइनस वीबी देखो यहाँ पे माइनस वीबी मैंने कर दिया, अगर है तो करो, नहीं तो नहीं करो। तो उस माइनस वीबी को कैसे दिखाओगे इलेक्ट्रिकली, तो एक ऐसी बैटरी कनेक्ट कर दो जो कि इस मेन बैटरी को क्या कर रहा हो, अपोज कर, क्योंकि इस वीबी को इस ई में से मेन बैटरी के वोल्टेज में से घटाना है ना, कि जोड़ना है, घटाना है। कम कर घटाना है। अगर मैं कह रहा हूं कि इस ई की वैल्यू जो है, इस ई की वैल्यू 100 वोल्ट है और इस वीबी जो ब्रश में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 2 वोल्ट है, तो एक बैटरी से इस 100 वोल्ट को मैंने दिखाया, तो इस 2 वोल्ट की बैटरी को कैसे इसके साथ जोड़े कि ये 2 वोल्ट इससे माइनस हो, तो उसके साथ अपोजिशन में ही जोड़ोगे ना, यस सर। बैटरी के साथ सीरीज, देखो इस बैटरी के साथ इस ई के साथ मैंने सीरीज अपोजिशन में एक दूसरी बैटरी जोड़ी है, देखो उल्टे डायरेक्शन में, ये वीबी जोड़ा है ना। यस सर, ओके सर। तो हमने सारी चीजों को इलेक्ट्रिकली यहाँ पे मॉडल कर लिया, दिखा लिया, यस सर, देखो यहाँ सर, चीज को देखो, तो उसमें लिखा क्या है सबसे वो पहले ब्रश के बाद में? क्या कर रहे हो, सर ये सर, जो जो ये हमारा Doubling- बैटरी का प्लस माइनस, अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर ले तो ऊपर जो बैटरी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। हाँ ऊपर की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तब ये करंट आइए ऊपर थोड़ी ना जाएगा, तब तो ये नीचे जाएगा करंट। मतलब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट रखनी है सर हमें। हाँ उसकी पोलैरिटी अपोजिट रखनी है ताकि इस वोल्टेज में से वो माइनस हो सके, ओके सर। समझ रहे हो, ऐसे रखनी है कि इस वोल्टेज में से माइनस। सर जो आपने ये लिया ना वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू ब्रश, ये हम मोटर में हाँ। कंसीडर नहीं करते? हम मोटर में भी करो कंसीडर, कर लो माइनस, वो मैंने ठीक। उसको नेग्लेक्ट कर दिया था, यहाँ भी नेग्लेक्ट, देखो ना यहाँ भी तो नेग्लेक्ट किया हुआ है, जी सर। क्योंकि वो बहुत कम होता है इसलिए उसको नहीं करते हैं कंसीडर। नॉर्मल करना है वहां ठीक। भी कर लो, बिल्कुल कर सकते हो, अगर न्यूमेरिकल में दिया होगा तो तुमको करना पड़ेगा, बट वैसे न्यूमेरिकल में लिख दिया जाता है कि नेग्लेक्टिंग द ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, तो वहां नेग्लेक्ट कर दो, और अगर नहीं वो न्यूमेरिकल कह रहा है कि नहीं कंसीडर करो तो लिखेगा कि ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप इज दिस, नहीं तो कह देगा नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्ट कर दो नेग्लेक्ट कर देना, और नहीं कहेगा तो उसको माइनस कर देना। अगर मोटर के केस में उसको लोगे तो क्या लिखोगे, देखो सिंपल सी बात है, मोटर के केस में अगर उसको लोगे तो तुम्हारा जो ये मोटर इक्वेशन बनता है, यहाँ जो मोटर इक्वेशन बनता है, तो ये अप्लाइड वोल्टेज भी कहाँ खर्च होगा फिर, बैक ईएमएफ को इनकाउंटर करने में, आर्मेचर में जो ड्रॉप है आईआर है उसको इनकाउंटर करने में, और प्लस वी ब्रश ब्रश में भी ऐड कर दो, समझ गए ना। यस सर। हाँ ऐड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा ही, अगर न्यूमेरिकल में गिवन है तो उसको करना पड़ेगा। अच्छा ये तो तुम समझ गए। तो हम आर्मेचर को कैसे इलेक्ट्रिकली मॉडल करते हैं, समझ गए, सिंपली उसको कुछ नहीं किया हमने, यहाँ देखा कि अच्छा आर्मेचर में क्या प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज, तो वोल्टेज का कौन सा वोल्टेज, तो डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या है, तो फटाक से उठाया, मैंने कहा डीसी वोल्टेज के लिए लगा दो बैटरी। उसके बाद हमने देखा कि अच्छा इस आर्मेचर का अपना रेसिस्टेंस भी तो था जिसमें आईआरए ड्रॉप हो रहा था, तो ठीक है बैटरी के साथ लगा दो एक रेसिस्टेंस, आर्मेचर का रेसिस्टेंस आरए, जब ये बैटरी सप्लाई देगा करंट आईए तो उसमें ड्रॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये आईआरए ड्रॉप हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इस ई में से जब आईआरए ड्रॉप हो जाएगा तो टर्मिनल पे जो लोड है उसको कितना वोल्टेज मिलेगा, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब कह रहा है कि यार ये यहाँ पे ब्रश ड्रॉप भी हो सकता है, मैंने कहा चलो ठीक है ब्रश ड्रॉप भी ऐड कर लो, तो ब्रश ड्रॉप के लिए क्या करोगे ऐड करने के लिए, तो ऑफ कोर्स अगर यहाँ 10 वोल्ट के 10 वोल्ट का बस मतलब ब्रश ड्रॉप हो रहा है 10 वोल्ट का, तो क्या करोगे इस ब्रश के ड्रॉप को दिखाने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बैटरी लगा दो, ऐसे बैटरी लगा दो जो कि इस मेन बैटरी को अपोज कर रहा हो, ड्रॉप दे रहा हो, सपोर्ट ना करके अपोज कर रहा हो, तो माइनस वी हो गया। अगर कहा है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, कोई ऐसी जरूरी नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए कि कैसे लगाना। तो जो आर्मेचर में डेवलप होगा वोल्टेज वो तो अल्टरनेटिंग होगा ना पहले। हाँ लेकिन हमें तो फाइनली लोड के टर्म में देखना है ना,
लोड को सर आज आपने कम्यूटेटर के किसी को बाद, प्रेजेंटर हम नहीं तो बनाया। डीसी मशीन की बात कर रहे हैं ना, हम अब जो बात कर रहे हैं कम्यूटेटर की बात कर रहे हैं। हाँ, डेवलप होगा एसी, सर यहाँ आज एसी होगा, लेकिन तो अल्टीमेटली सर हमें मिल रहा है डीसी। हाँ, आज आपने तो प्रेजेंटर सर नहीं जो बनाया वोल्टेज क्या? होगा तो सर पहले उसमें से जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उसका अपोज करने के बाद ही तो डीसी मिलेगा हमें, है ना? कोर्स डीसी मिलेगा, लेकिन जो भी हमें डीसी मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं आईआरए ड्रॉप तो हो ही रहा है ना। तुम उसको इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू के टर्म में देख लो, ड्रॉप तो हो ही रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, जहां जितना भी वोल्टेज यहाँ पे तुमको कम्यूटेटर के बाद मिल रहा है वो वही वोल्टेज है, चाहे तुम उसको ऐसे देख लो, वही वोल्टेज है ना जो यहाँ जनरेट हो रहा है। मैं कह रहा हूं यहाँ पे अगर लोड नहीं लगा, सुनो मेरी बात, यहाँ लोड नहीं लगा है तो यहाँ तो करंट भी नहीं है ना। कब बताओ, तब तो आईआरए ड्रॉप नहीं हो रहा है। सर बच्चे Yes. लोग लेकिन भी वोल्टेज वेट तो कर रहे हैं जनरेट हो रहा है ना, क्योंकि प्रेजेंटर नहीं। वोल्टेज तो डीसी जनरेट हो रहा है ना। सर कुछ देखो बच्चे ना, लॉबी में वेट कर रहे हैं। अच्छा भाई अब तो क्लास होने वाली, अब रहने दो। अब लॉबी में वेट करके फायदा भी क्या है बताओ ना। नहीं मतलब उसका अभी अभी कनेक्शन आ गया था ना सर, जस्ट अभी तो मैं कर दिया, फोन कोई नहीं, मैंने अलाउ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर एक चीज सुनो पूछनी है। मेरी बात, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। मैंने देखो यहाँ पे कोई लोड नहीं लगाया, देखो यहाँ पे कोई लोड छोड़ा है ना, देखो यहाँ पे जनरेटर पे कोई लोड लगाया है मैंने, अभी यहाँ पे ओपन छोड़ा हुआ है, नहीं एबी को सर। मैंने ओपन छोड़ा हुआ है। देखो जब Yes, एबी sir. ओपन होगा तो इसमें तो कोई करंट नहीं होगा, लेकिन इसके रोटेशन नहीं के होगा कारण सर। तो इसमें ईएमएफ तो इसमें जनरेट हो रहा होगा ना, यस सर। ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा। तो यहाँ एसी और यहाँ पे वो ईएमएफ क्या मिल रहा होगा, इस टर्मिनल पे क्या मिल रहा होगा, डीसी में मिल रहा होगा वो। एसी। ठीक है, तो दोनों तो बराबर ही होंगे। वही फर्क है कि एसी के फॉर्म में होगा और ये डीसी है कम्यूटेटर के बाद। अब जब सुनो, अब जब तुम यहाँ लोड लगाओगे तो इसमें करंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। आएगा। तो इसमें से ऑटोमेटिकली इस ईएमएफ में से आईआरए ड्रॉप हो जाएगा, तो जितना यहाँ ड्रॉप होगा वहां उतना ही आईआरए यहाँ घट जाएगा। बताओ अब। सर एक चीज, छोटी सी चीज पूछनी है। आपने सर जैसे कि कॉइल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से उसको कंसिडर किया IARA, है ना? तो वही चीज सर हम लोग ब्रश के में कंसिडर क्यों नहीं कर सकते एज अ रेजिस्टेंस? ले सकते हैं हम उसमें? यस सर, ये मेरा भी हाँ क्वेश्चन है सर। बिल्कुल ले सकते हो यार, क्यों नहीं ले सकते हो। तुम एक काम करो ना, तुम ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस बैटरी के जगह पे यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा दो और इस उस वैल्यू का रेसिस्टेंस लगाओ जो कि उतना ही ड्रॉप करता हो जितना ब्रश कर रहा हो। जी सर। हाँ क्यों नहीं ले सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा चैलेंज ये आ जाता है कि अब वो उस रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या लोगे जो उतने आर्मेचर करंट पे उतना ही ड्रॉप दे जितना ब्रश कर रहा हो। अब वो रेसिस्टेंस भी तो तुमको प्रॉपर सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने जी। सीधा उसको उसको आसान करने के लिए मैंने एक बैटरी लगा दी कि भैया इतने वोल्ट का ड्रॉप दे रहा है, इतने वोल्ट का उल्टा बैटरी लगा बस, तो कहीं ज्यादा आसान लगा मुझे। अदरवाइज बिल्कुल तुम यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाओ, यहाँ भी एक रेसिस्टेंस लगा दो और बोल दो कि ये भैया ये ब्रश का रेसिस्टेंस, तो ब्रश के कारण जो ड्रॉप होगा उस रेसिस्टेंस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं तो है। मतलब कि सर ये बोलिए। ब्रश हमेशा कांस्टेंट डिक्रीज देगा, करंट पे डिपेंड नहीं करता उसका कितना डिक्रीज देगा ब्रश? हाँ तो अब कोर्स एक बात बताओ, यहाँ जो रेसिस्टेंस लगाए हो ब्रश का, मान लो मैं रेसिस्टेंस लगा रहा हूँ RBR, ये ब्रश का रेसिस्टेंस है, तो इसमें से जितना करंट दोगे उसी प्रोपोर्शन में नहीं ड्रॉप देगा, V = IR होता है, करंट पे तो डिपेंड करेगा ही। बैटरी लगा रहे ना पर आप तो। हाँ तो ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ बैटरी लगा रखा है तो ये लोड के हिसाब से ये करंट नहीं बदलेगा क्या, यहाँ जितना लोड बदलोगे तो। नहीं, अगर बैटरी लगाई है तो फिर करंट पे क्या डिपेंड करेगा डिक्रीज ब्रश का? एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, देखो ये मान लो ब्रश की जगह मैंने कहा कि चलो मैं एक रेसिस्टेंस लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा रेसिस्टेंस मैंने कहा कि मैं 5 ओम का रेसिस्टेंस लगा रहा हूँ, ये रेसिस्टेंस किसके लिए लगाया, ब्रश के ड्रॉप के लिए लगाया। अभी यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लोड लगा हुआ है जो करंट ले रहा है 10 एम्पियर का, अब मैंने लोड को बढ़ा दिया तो करंट बढ़ेगा। अभी ब्रश में कितना ड्रॉप हो रहा है जब इसमें से 10 एम्पियर करंट जा रहा है तो 50।
50 वोल्ट। अब मैंने लोड को बढ़ा दिया, अब ये करंट 10 से बढ़ के हो गया 15। अब कितना ड्रॉप होगा? 75। 75। बदल गया ड्रॉप। सर आप तो बैटरी लगा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ बैटरी में तो वेरी नहीं कर सकता ना, बैटरी तो वही हमेशा डिक्रीज देगी। क्यों? लोड को वेरी करोगे तो करंट नहीं वेरी करेगा, यहाँ वोल्टेज नहीं वेरी करेगा, करंट तो वेरी करेगा। अरे सारे लोड एक ही करंट, ये कोई कांस्टेंट करंट सोर्स है क्या? ये वोल्टेज सोर्स है। बैटरी करंट सोर्स होता है क्या जो कांस्टेंट करंट देगा? बैटरी तो वोल्टेज सोर्स होता है ना। बैटरी क्या है? एक हाइपोथेटिकल जनरेटर दैट मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द लोड इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ लोड एंड लोड करंट। उसके तो डिफिनीशन में ही है कि लोड करंट कुछ भी हो, लोड कुछ भी हो, वोल्टेज को कांस्टेंट बना के रखेगा, करंट चाहे लाखों बार बदलता रहे। लोड बदलोगे, एक बात बताओ, बैटरी पे तुम कोई भी लोड लगाओगे सबको करंट वो बराबर ही देता रहेगा। तो ऐसे तो तुम्हारा अलग अलग लोड को तुम बैटरी से फीड करोगे तो कोई कम करंट रेटिंग का लोड होगा, कोई ज्यादा करंट हो तो वो बर्न हो जाएगा। लोड तो अपने हिसाब से करंट ड्रॉ करेगा ना बैटरी से। बैटरी वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, करंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं है कांस्टेंट रखने के लिए। ये तो बहुत बेसिक चीज है जिसको हम लेके आगे बढ़े। बैटरी सर कैसे मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट? आपने बैटरी लगाई है छोटी वाली जो अपोजिट डायरेक्शन में ब्रश की जगह, समझिए वो 5 वोल्ट की है अभी, ठीक है। ठीक है। तो अभी आपका करंट I1 है तब भी वो 5 वोल्ट का डिक्रीज देगा, I2 होगा तब भी वो 5 वोल्ट का डिक्रीज देगा, तो वो वेरी कैसे किया? तो वही तो बात कर रहा हूं कि ये VBR जो है, ये VBR समटाइम्स इतना कम होता है, इतना कम होता है कि आप इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए मैंने इसको कांस्टेंट से दिखा दिया आसान करने के लिए चीजें। बट एक्चुअल में अगर एक कंसिडरेबल ड्रॉप है तो रेसिस्टेंस के थ्रू ही जाएगा। एक्चुअली थोड़ा वेरी तो करेगा ही ना, स्मॉल है इसलिए हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, ऐसा है कुछ। हाँ, एक्चुअल में वेरी क्यों नहीं करेगा? ऑफ कोर्स वेरी करेगा, कैसे नहीं वेरी नहीं करेगा, करेगा। लेकिन चूंकि अगर वो बहुत लेस वोल्ट में, इसके कंपैरिजन में, चूंकि जनरेटर जो वोल्टेज डेवलप कर रहा है, ये ई कोई बैटरी 12 वोल्ट का नहीं है, ये ई कम से कम 220 वोल्ट का है। और ये जो ड्रॉप कर रहा है 1 से 1.5 वोल्ट के अगर रेंज में रह रहा है तो हम उसको कांस्टेंट भी मान सकते हैं, कोई बहुत फर्क नहीं डालेगा वो आपके ऑपरेशन पे। ठीक है ठीक। ठीक है ना? इसलिए अदरवाइज अगर आप उसको एक्चुअल ऑपरेशन में देखना चाहते हैं तो आप इसको रेसिस्टेंस ही लगाइए, और रेसिस्टेंस लोड करंट के साथ वेरिएबल वोल्टेज ड्रॉप है। लेकिन कितना वेरी करेगा? 0.5 अगर वोल्ट ड्रॉप भी कर जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोटर के ऑपरेशन, जनरेटर के ऑपरेशन, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमेरिकल के आउटकम पे कोई अंतर नहीं डालेगा। इसलिए उसको नेग्लेक्ट किया जाता है ना। नेग्लेक्ट करने का कारण ही तो यही है। अगर वो आपके ऑपरेशन को फर्क डाल रहा होता तो आप नेग्लेक्ट कैसे कर देते? करते ही नहीं। हाँ, जहां नेग्लेक्ट नहीं करेगा, जहां सिग्निफिकेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा, वहां कहेगा कि भाई आप वी ब्रश को कंसीडर कीजिए, तो वहां पे ये बैटरी नहीं होगा, वहां पे ऑटोमेटिकली उसके जगह क्या होगा? रजिस्टर, रेजिस्टेंस होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये तो हम इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग अपनी सुविधा से करते हैं ना। ठीक है, तो अभी के लिए ओवर करते हैं, 8:36 हो चुका है। अभी समझ गए आप लोग चीजों को, कैसे इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग करते हैं जनरेटर की? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज बस इसमें, ये वाला डायग्राम रह गया, ये वाला डायग्राम मैं कंप्लीट कर दूं बस। क्या है इसमें? इसमें क्या है कि सर्किल से हम किसको दिखाते हैं? आर्मेचर। सर ये आर्मेचर। आर्मेचर के साथ ये दोनों ब्रश मैंने लगा दिए, एज इट इज लगा दिए, वो लगा दिए। ठीक है, ये लोड यहाँ से उठाया और लोड यहाँ लगा दिया। अच्छा, आर्मेचर में दो चीजें थी, एक तो जनरेटेड ईएमएफ होता है, तो जनरेटेड ईएमएफ हमने दिखा दिया, ईजी। अच्छा, जिस डायरेक्शन में जनरेटेड ईएमएफ होता है उसी डायरेक्शन में वो करंट ड्राइव करेगा। अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो ऑफ कोर्स ईएमएफ अपने डायरेक्शन में ही करंट ड्राइव करेगा। तो आईए को भी हम किसके डायरेक्शन में दिखाएंगे? आईए के डायरेक्शन में दिखाएंगे, मतलब आईए को किसके डायरेक्शन में। ईजी के डायरेक्शन में दिखाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये मोटर होता, मैं अब तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा तुम्हारा चेक करना चाह रहा हूँ तो कितना इस चीज को ग्रैब करते हो। अगर मोटर का आर्मेचर बना रहा होता, और ध्यान से सुनो, मोटर का आर्मेचर, इसको जनरेटर का मत मानना। जनरेटर में तो ठीक है, ये जनरेटेड ईएमएफ था, ये बना दिया, और जनरेटेड ईएमएफ ने ये करंट ड्राइव किया तो उसी डायरेक्शन में करंट बना। ठीक है, अब ये हो गया जनरेटर। अब मैं कह रहा हूँ इसको मोटर का मानू, तो मोटर में अगर मैं कह रहा हूं कि एक एरो मैंने दिखाया अप्लाइड वोल्टेज का ऐसे, जल्दी जल्दी मुझे बताना, अप्लाइड वोल्टेज का अगर ऐसे दिखाया इस आर्मेचर के अंदर वी ऐसे, तो ईबी किधर बनाओगे? उल्टा। अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे, वो तो बैक ईएमएफ होगा ना। हाँ, ठीक है, अपोज करेगा अपने कॉज को, ईबी उल्टा बनाओगे।
और आर्मेचर करंट का डायरेक्शन किधर बनाऊं? वी की डायरेक्शन में। E की डायरेक्शन में या E के डायरेक्शन? अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड V। वोल्टेज मतलब E बनाओगे ना इधर? यस सर यस सर। यस यस सर सर। अगर ये तीनों, ये जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये जो तीनों बनाया है मैंने, इसको अगर सर्किल के अंदर बना दूंगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोटर, डीसी मोटर। देखो पूरा मोटर। मोटर ये बनाया मोटर, देखो देखो हाँ पूरा V डाउनवर्ड, EB अपवर्ड और IA डाउनवर्ड बना दिया। यस सर ठीक है, तो कल इसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा और डिटेल में, ज्यादा अब इसमें कुछ बचा नहीं है, कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं बचा है, आप लोग चीजें समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। सर नहीं कल सुनो की सुनो, क्लास के कल रिकॉर्डिंग भेज देना सर। एक मिनट मेरी बात सुनो। कल प्रोबेबली 50-50 चांस है कि मैं क्लास ना ले पाऊं, तो अगर मैं कल ले लूंगा तो परसों छुट्टी रहेगी, और अगर कल नहीं ले पाऊंगा तो परसों क्लास ले लूंगा। शाम की सर। शाम वाली, हाँ। दिन वाली क्लास तो लूंगा, दिन वाली क्लास तो होगी, दिन वाली जी सेक्शन की क्लास होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल शाम वाली क्लास की बात कर रहा हूँ कि कल शाम के क्लास की प्रोबेबिलिटी कम है। ओके सर ठीक ओके। है, और मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और लिंक मैं शेयर कर दूंगा। और इसमें समझ गए ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हाँ सर समझ गए। इस दोनों में समझ ही गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं रह रहा है, मैं लीव करता हूँ अब, और कल शाम में नहीं हो पाएगा तो फिर मैं संडे को ट्राई करूंगा। ठीक थैंक यू सर। सर ये ठीक वाली है। पीडीएफ शेयर किया आपने ना? हाँ, ये पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया हुआ है, Yes, लिंक sir. शेयर करूंगा, ये पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया हुआ है। ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए, ठीक है, थैंक यू। ओके सर थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। हेलो, कोई है भाई? सब लीव कर चुका? हाँ भाई है। बोलो। भाई फिर से सुनो भाई, असाइनमेंट किसी का हुआ बीपीएस में? हो गया असाइनमेंट फिफ्थ 5 असाइनमेंट क्वेश्चन 4। इसका फोर्थ था। हाँ मेरे फिफ्थ का फोर्थ बाबा नहीं करना। फिफ्थ का फिफ्थ फोर्थ का सर फोर्थ ने नहीं मना करना कर है? दिया। मना कर फाइल दिया। वाला था। हाँ फाइल वाले मना मना कर कर दिया। दिया। फिफ्थ का फोर्थ मना कर दिया ना? हाँ मना कर दिया, फाइल वाले प्रोग्राम्स के लिए भी सर ने रुकने के लिए बोला है। अबे असाइनमेंट बाबा, जो तो लास्ट ऐसे के दो थे 39 और 40 उसका क्या करना है? वो भी सर ने अभी रुकने के लिए बोला है। अभी रुकना है ना, अभी नहीं करना। ठीक है, जो नहीं बन चलो, रहा उसके लिए रुकना है, सर ने बोला है सीधे। मतलब 39 40 और फिफ्थ का 4 इतना ही बचा ही है, और यही रोकने के लिए बोला है ना? तुम में से जो लोग हाँ। कल थर्ड कॉलेज आ रहे हैं नहीं उन्हें बोला ऑनलाइन दोगे शायद। ऑफलाइन दोगे? कल कॉलेज कल कौन होता है भाई? प्रैक्टिकल कराएंगे है ना? कल आओगे कॉलेज? कल यार ने मतलब बोला ऐसे ना कैसे एकदम प्रैक्टिकल एंड कराने टाइम के पे लिए। कौन निकल सकता है? मैं 450 किलोमीटर दूर हूँ, कैसे निकल जाऊँ? अगर मैं आ गया ऑफलाइन तो फिर मैं तो मुझे बराबर कहेंगे वाली पेपर गली में ऑफलाइन बैठी दो। हूँ, मैं तो जाऊंगी। अरे मैंने तो ये ऑनलाइन भर हाँ दिया है। वो भाई, ऑनलाइन ही मैंने भरा। उसके लिए तो मैंने भी ऑनलाइन भर दिया भाई। अच्छा। मैंने भी ऑनलाइन ही भरा। कुछ कोई है समर्थ जिसने देखा ऑफलाइन ऑफलाइन? भरा है? अरे समर्थ ने शायद भरा है कोई नहीं वो। मिला। समर्थ समर्थ तुमने ऑफलाइन ऑफलाइन किया भरा तुमने? है? नहीं भाई, पापा मान गए। चलो सही है। अरे तो मैं एक एडवाइस दूं, जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भर रहा है, वो फॉर्म में पेरेंट्स गार्जियन में अपना नंबर डाल लें। लोगों को क्यों आया है ऑनलाइन का ऑप्शन? हम लोग तो यहाँ पे आ चुके हैं ना। मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा, हम लोगों ने क्लासेस भी अटेंड अरे करी है तो ऑनलाइन ऑफलाइन का पता नहीं, मतलब क्या कुछ नशा बच्चों को तो किया गया है। मैंडेटरी कर दिया है। हाँ मतलब रैंडम किसी को भी कुछ भी कर दिया, ठीक है, मतलब पता नहीं क्या नशा अजीब लोग हैं। किया गया है। हाँ पता मतलब नहीं जी एटेंड कौन ट्रायल सी चल रहा है, जो एटेंड लोग ट्रायल। कॉलेज भी नहीं आए उन लोग लिसन को इट इज मैंडेटरी गेटिंग कर दिया रिकॉर्डिंग है। पीपल। रिकॉर्ड हो रही है आराम से। कोई है वो, क्या नाम है? कौन सुनने नहीं कोई बैठेगा? प्रेजेंटर नहीं है, कोई प्रेजेंटर नहीं। अरे फर्क नहीं पड़ता, सर की पर्सनल मीटिंग है, ठीक है ये। चलो ठीक है, तो फिर बुराई कर सकते और सर बहुत कूल आदमी है, ठीक है, वो खुद बातें कर जिस लेते सर हैं। की क्लास में सर हुआ था सर सब अगर लोग आप बातें ये कर सुन रहे थे रहे और मेरा हैं, फोन माइक सर मेरा अगर फोन आप ये स्पीकर रिकॉर्डिंग पे था दोबारा और से सुन रहे हैं तो आप सुन लीजिएगा कि आप बहुत कूल हैं। अब
अरे आज दो बच्चे इंटरनल के नंबर। अभिनव भाई तू गया था आज मतलब कॉलेज? कार्तिक के साथ कौन गया था आज, तू था कि अभिमन्यु था? अभिनव भाई सुनना। अभिनव अभिमन्यु अपने में था? कहाँ है? हाँ, तेजा तुम कब आ रही हो कॉलेज? कह रहा था आज वो कार्तिक और हाँ? त्यागी दोनों लोग गए थे कॉलेज। उसको मैसेज आया, एक को मैंडेटरी के लिए, एक को मैसेज आया मतलब चूज करने का। ऐसे ही रैंडम आ रहा है किसी को कुछ भी। ऐसे ही हम लोगों के लिए भी यही आया है। मैंने भी क्लासेस अटेंड किए तब भी मुझे चूज करने के लिए दिया है, और मेरी एक फ्रेंड है उसको नहीं दिया, जबकि वो तो अरे कॉलेज की मेरा एक फ्रेंड है 3